नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस से। राजस्थान के झालावाड़ में स्कूल बिल्डिंग गिरी, 7 बच्चों की मौत, 28 मासूम गंभीर घायल। पीएम ने हादसे पर दुख जताया। सोमवार से नियमित रूप से चलेगी लोकसभा और सर्वदलीय बैठक में हुआ फैसला। लोकसभा स्पीकर के कमरे में बैठक हुई। संसद गेट पर राहुल प्रियंका ने सर लिखे पोस्टर फाड़े, डस्टबिन में डाला। बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र के 5वें और आखिरी दिन भी हंगामा। राबड़ी देवी ने सम्राट चौधरी पर बड़ा हमला किया। 30 दिन की छुट्टी ले सकते हैं सरकारी कर्मचारी और इसमें बुजुर्ग माता पिता और देखभाल व्यक्तिगत कारण भी शामिल है। मुंबई में बारिश का रेड अलर्ट, सड़कों पर पानी भरा और पुलिस की घर से ना निकलने की सलाह भी है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और सीधा चलते हैं ओबीसी न्याय सम्मेलन में, जहां राहुल गांधी पहुंचे हुए हैं। क्या कह रहे हैं, सुन लेते हैं। आरक्षण लूटा नहीं, आरक्षण दिया नहीं जाता है। आपके जो ऑफिसर्स हैं आइडियलिज्म के साथ अंदर आते हैं, भर्ती होती है, आइडियलिज्म से आते हैं और फिर आस्ते आस्ते कट दिया जाते हैं। एसीआर, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, ओबीसी दलित आदिवासी अफसरों को हत्या करने का तरीका। रिजर्वेशन आपको दी गई है, मगर फाइनेंशियल मिनिस्ट्रीज को देखिए, डिफेंस मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज को देखिए और वहां पे आप नेशनल लेवल, मैंने चेक किया, वहां पे मुझे ओबीसी दलित आदिवासी नाम बता दो। मैंने मजाक किया, बजट बना, मिठाई बांटी जा रही थी, याद है आपको? हलवा बांटा जा रहा था, 11 लोग थे वहां पे, 90% आप लोग हो, 50-55% ओबीसी, 15% दलित, 9% आदिवासी, कोई नहीं वहां पे। हलवा बट रहा है, वो खा भी रहे हैं। आप प्रोडक्टिव फोर्स देश की, वो हलवा में जो चीनी गई वो आपने बनाई, वो सब आप कर रहे हो। हलवा आप बना रहे हो और खा हो रहे हैं। तो अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनको हलवा नहीं खाना चाहिए, उनको भी खाना चाहिए, मगर भैया आपको भी थोड़ा मिलना चाहिए ना। तो अब मैं आपको, आप मेरी बहन से पूछो, कभी मिलोगे तो पूछना कि अगर कभी राहुल ने किसी चीज के बारे में मन बना लिया तो उस बात को वो छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा, वो पूछ लो उससे। मैं नहीं छोड़ने वाला। और मैं सिर्फ जाति जनगणना की बात नहीं कर रहा हूं। देखो, आप ये मत सोचो कि मैं जाति जनगणना की बात कर रहा हूं। जाति जनगणना तो पहला कदम है। मैं जो आप कि जो बघेल जी ने उत्पादक शक्ति की बात की, मेरा लक्ष्य है कि उस उत्पादक शक्ति को हिंदुस्तान में रिस्पेक्ट और हिस्सेदारी मिले। तो आपको लगना चाहिए, हिंदुस्तान के किसान को लगना चाहिए। आज आप हिंदुस्तान के किसान से पूछो, आपके बेटे के लिए क्या सपना है, आप क्या सोचते हो, आपका बेटा क्या करेगा? वो आपको कहेगा मजदूरी करेगा।
और मैं चाहता हूं कि वो किसान कहे नहीं, मेरा बेटा इस देश का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बन सकता है, जो भी वो करना चाहता है वो कर सकता है। अब एक प्रॉब्लम है, राजनीति में सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या होती है? क्या होती है? हाँ, नहीं, नरेंद्र मोदी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। वो नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, ये आपने अपने सिर पे चढ़ा रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जो मीडिया वाले हैं इन्होंने बना रखा है, इसका गुब्बारा बनाया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब पहले पहले तो मैं मिला नहीं था, अब 2-3 बार मैं मिल भी लिया हूं, बात समझ गया हूं मैं, कुछ नहीं उसमें। शो पूरा शो है, दम नहीं है, बता रहा हूं। आप लोग मिले नहीं हो, मैं मिला हूं, बैठा हूं कमरे में। तो मेरा कहना है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है राजनीति में, जो व्यक्ति अपनी शक्ति को ही नहीं समझता है। और मेरी सबसे बड़ी कंप्लेंट क्या है ओबीसी युवाओं से, कि आप अपनी शक्ति नहीं समझते हो। आपको मालूम ही नहीं कि आपकी कितनी शक्ति है, कैसी है, क्या है, वो आपको समझ नहीं। क्योंकि जिस दिन आपको अपनी शक्ति समझ आ गई, ये पूरा पलट जाएगा। तो मेरा क्यों, और अच्छा सवाल उठता है, अब आप मुझसे कहोगे कि भाई आपने कहा कि हमें अपनी राजनीतिक शक्ति नहीं समझ आती, तो फिर क्यों नहीं आती? मैं आपको बताता हूं क्यों नहीं आती। क्योंकि नहीं, बांटे नहीं गए हैं। देखिए, वो हुआ क्या है मैं आपको बताता हूं, सुनो। और ये आपको गहराई से समझना होगा। ये आपकी, देखिए, दलितों की हिस्ट्री है, दलितों की हिस्ट्री है ना। देश के दलितों को अंबेडकर जी ने उनकी हिस्ट्री समझाई। और अगर आप आज दलित से पूछें कि भाई आपकी हिस्ट्री क्या है, वो आपको 3000 साल की हिस्ट्री बता देगा। वो आपसे कहेगा, देखिए, हमें अछूत कहा जाता था, हमें बाहर रखा जाता था, हमें मारा जाता था। एक सेकंड में आपको बताएगा। आप वही सवाल आदिवासियों से पूछो, आपकी हिस्ट्री क्या है, वो आपको बता देगा। मगर अगर आप ओबीसी से पूछो कि भैया आपकी हिस्ट्री क्या है, आप जवाब नहीं दे पाते हो। इसका कारण है आपकी हिस्ट्री को आरएसएस और बीजेपी ने मिटाया है। आपकी हिस्ट्री को, जो देश की उत्पादक शक्ति की हिस्ट्री है, उसको आरएसएस और बीजेपी ने मिलकर मिटाने का काम किया है। आप स्कूल पढ़े हो ना हिंदुस्तान में? स्कूल पढ़े ना? आप मुझे बताओ, आपने स्कूल में हिस्ट्री की तो किताब पढ़ी होगी, उसमें ओबीसी की हिस्ट्री कौन सी थी, कहां थी? उसमें कहीं लिखा था ओबीसी की हिस्ट्री के बारे में? कुछ लिखा था? मैंने तो नहीं पढ़ा। आज जब मैं बात को समझ रहा हूं तो मैं अपने आप से सवाल पूछता हूं, भैया जब मैं छोटा था तो इस देश की जो 55-60% लोग हैं, उनकी हिस्ट्री की किताब में है ही क्यों नहीं? यह जानबूझ के मिटाया गया है। क्योंकि जिस दिन आप अपनी हिस्ट्री समझ जाओगे, उस दिन आप समझ जाओगे कि आरएसएस आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। और आरएसएस ने आप पर आक्रमण किया है, और यह कोई नई बात नहीं है, यह हजारों साल से आक्रमण कर रहे हैं आप पे।
मनुवादी, वही। और ये हर लेवल पे होता है, हर लेवल पे होता है ये। एजुकेशन में होता है, एजुकेशन में होता है, बिजनेस में होता है, जुडिशरी देख लीजिए वहां होता है। सब जगह आपके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। मोदी जी कहते हैं, मोदी जी कहते हैं, मोदी जी कहते हैं हिंदू इंडिया, हिंदू इंडिया कहते हैं। 50% हिंदू तो आप हो। अगर हिंदू इंडिया है और 50% आप हो, तो मीडिया में आपका एक आदमी क्यों नहीं है? कॉर्पोरेट इंडिया में आपका एक आदमी क्यों नहीं है? औरत क्यों नहीं है? मीडिया के एंकर्स की लिस्ट निकालो, ओबीसी नाम दिखा दो मुझे, कहां है? बड़े बड़े पत्रकारों के नाम निकालो, ओबीसी कहां है? कौन है वहां पे? अदानी ओबीसी है क्या? आपकी पूरी की पूरी जमीन उसको दी जा रही है, पूरी की पूरी आपकी जमीन ओबीसी दलित आदिवासियों की जमीन छीन छीन कर अदानी को दी जा रही है, अंबानी को दी जा रही है, टाटा को दी जा रही है, इन लोगों को दी जा रही है। इनके सिस्टम में कोई ओबीसी है ही नहीं, दलित है ही नहीं, आदिवासी है ही नहीं। तो इसलिए हमने कहा है सबसे पहले जहां भी हमारी सरकार होगी वहां जाति जनगणना होगा, एक्सरे होगा, एमआरआई होगा। हमें पता लगाना है ओबीसी। तो अभी आप सुन रहे थे राहुल गांधी को, और अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। दिल्ली से है एक खबर, जहां पर राजस्थान के झालावाड़ में स्कूल की छत गिरी है। तो झालावाड़ हादसे पर पीएम मोदी ने जताया दुख। पीएम मोदी ने पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना जताई है। सरकारी स्कूल के छत गिरने से 5 बच्चों की मौत हुई है। और दिल्ली से आपको एक खबर बताने जा रहे हैं। सोमवार से नियमित रूप से चलेगी लोकसभा और सर्वदलीय बैठक में फैसला हुआ है। इसी के साथ ही साथ लोकसभा स्पीकर के कमरे में बैठक हुई और बैठक में सभी दलों ने सहमति भी जताई है। तो सोमवार से लोकसभा की जो कार्रवाई है वो सुचारू रूप से चलेगी। सर्वदलीय बैठक बुलाई गई और बैठक में फैसला लिया गया है। लोकसभा स्पीकर ने कमरे में बैठक बुलाई और बैठक में सभी दलों ने सहमति भी जताई है। हरदोई से आपको एक खबर बताने जा रहे हैं, जहां पर नवोदय विद्यालय की 14 छात्राएं गर्मी से बीमार। लो वोल्टेज से नहीं चल रहे पंखे और भीषण गर्मी से छात्राओं को सांस लेने में भी दिक्कत आई, परेशानी आई। 2 छात्राएं हालत बिगड़ने पर मेडिकल कॉलेज उन्हें रेफर किया गया। सभी छात्राएं अब खतरे से बाहर बताई जा रही हैं। डॉक्टरों की पुष्टि। प्राचार्य ने बताया कि गर्मी से तबीयत बिगड़ी थी। अभिभावकों ने विद्यालय पर बद इंतजामी के आरोप लगाए। अव्यवस्थाओं पर चुप रहते हैं अभिभावक। और पिहानी के इटारा स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय का है मामला।
पानी की कोई समस्या नहीं है और खाने वाने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। ये गर्मी है, गर्मी में बच्चे जो है सफोकेशन की वजह से थोड़ा नर्वस हुए। प्रायः बच्चे बीमार होते रहते हैं, 1, 2, 4 बच्चे तो प्रायः हो जाते हैं, आते जाते रहते हैं, लेकिन आज कुछ ज़्यादा हो गए चूँकि गर्मी अधिक पड़ रही है। और हम स्वयं जो है अस्पताल लेकर के आए हैं और बच्चियों के साथ में हैं, हमारे स्टाफ के लोग हैं तो, और अभिभावकों को भी सूचित करा दिया गया है। जो बेहतर से बेहतर इलाज है हम करा रहे हैं। और बाराबंकी से खबर, बाराबंकी जिले में पड़ रही भीषण गर्मी के कारण स्कूलों में बच्चों की तबीयत बिगड़ने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं और सोमवार को शहर के साई रानी लक्ष्मीबाई और ज्ञान कुंज बाल विद्यालय मंदिर के कुल 9 छात्र छात्राएं अचानक बेहोश हो गए, जिन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं फतेहपुर क्षेत्र में भी सरस्वती शिशु विद्या मंदिर, राजकीय इंटर कॉलेज और प्राथमिक विद्यालय इस रौली के 3 बच्चों को सीएचसी में भर्ती कराना पड़ा और मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर वीपी सिंह ने बताया कि यह डिहाइड्रेशन और गर्मी के कारण हो रहा है। उन्होंने अभिभावकों से अपील की है कि बच्चों को भरपेट भोजन कराकर और पर्याप्त पानी पिलाकर ही स्कूल भेजें। साथ ही विद्यालयों में ओआरएस के व्यवस्था सुनिश्चित करने को भी कहा गया है। हाँ, ये जो बच्चे आ रहे हैं करीब 10-11 बच्चे जो भी आए हैं, जो और भी आ रहे हैं, ये मेन गर्मी की वजह से डिहाइड्रेशन और सुबह मॉर्निंग में नाश्ता अच्छी से ना करना और मौसम में डिहाइड्रेशन ज़्यादा हो रहा है, इसकी गर्मी की वजह से ये बच्चे आ रहे हैं। पहले भी कुछ बच्चे आए थे जिसमें कुछ पहले भी आए थे तो कुछ उन्हें, जब बच्चे को डिहाइड्रेशन होने लगता है, पानी ज़्यादा नहीं पीते तो उन्हें घबराहट शुरू हो जाती है, तो घबराहट की वजह से आए थे पहले उससे। तो सभी बच्चे थे, अभी भी बच्चे सब स्टेबल हैं, इन्हें कोई विशेष खतरा नहीं है। अभी जल्दी वो ठीक हो जाएंगे, जहाँ उनका डिहाइड्रेशन सही हो जाएगा और ठीक हो जाएगा। राहुल हमारे साथ बाराबंकी से इसी खबर को लेकर जुड़े हुए हैं। राहुल, जिस तरह से देखा जा रहा है, डॉक्टरों का भी कहना है कि डिहाइड्रेशन की वजह से बच्चों की ये स्थिति बनी हुई है, लेकिन भीषण गर्मी के कारण तमाम बच्चों की तबीयत भी बिगड़ी। अब बच्चों की हालत कैसी है और क्या है कुछ जानकारी? देखिए मुन्ना, ये एक प्रकार से एक सिलसिला चल गया। पिछले 20 दिनों से देखा जा रहा है कि अक्सर गर्मी के चलते बच्चे बेहोश हो जा रहे हैं या उनको पैनिक हो जा रहा है, जिसकी वजह से बीमार पड़ रहे हैं। जो आज का आंकड़ा है, आज 3 अलग अलग विद्यालय बाराबंकी शहर के और 2-3 विद्यालय फतेहपुर तहसील के, जहाँ के बच्चे बीमार पड़े, उनकी तबीयत खराब हो गई, कुछ बच्चे बेहोश भी हो गए, उनको अस्पताल लाया गया। डॉक्टरों का ये कहना है कि ज्यादातर ये जो दिक्कत आ रही है वो डिहाइड्रेशन की वजह से हो रही है। हमने इसके बारे में डीआईओ से भी बात किया, हमने सीएमओ से बात किया, सीएमएस से बात किया, तो उनका एक डीआईओ का कहना है कि विद्यालयों के लिए आदेश जारी कर दिया गया है कि बच्चों को जो बाहरी एक्टिविटी होती हैं वो ना कराई जाएं, क्योंकि गर्मी ज्यादा पड़ रही है। शारीरिक रूप से बहुत ज्यादा वो काम करने में इस समय कोई भी व्यक्ति सक्षम नहीं होता है। पानी की कमी हो जाती है ज्यादातर बच्चों में भी और बड़ों में भी, इसलिए ये कहा जा रहा है कि ज्यादातर पानी पिए। अपने विद्यालयों में ओआरएस की उपलब्धता जरूर रखें, पंखों में कूलर में ही बच्चों को बैठा लें, कहीं गर्म जगह पर ना ले जाएं, क्योंकि ज्यादातर जो बच्चे, क्योंकि बीते दिनों लगातार इस तरह के मामले सामने आए हैं, तो कई बच्चे पैनिक अटैक का भी शिकार हो रहे थे। इस बात को लेकर के डीआईओ ने भी निर्देश जारी कर दिए हैं। जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयारी में लग गया है, निरीक्षण हो रहे हैं विद्यालयों के और अग्रिम कार्रवाइयां की जा रही हैं, जिसके तहत ज्यादा से ज्यादा बच्चों को, ये भी कहा जा रहा है कि जो बच्चे बीमार हैं या पहले से उनका इलाज चल रहा है, उन्हें फिलहाल के लिए विद्यालय ना भेजा जाए। ऐसा ही एक वाकया और भी देखने को मिला कि 3 दिन पहले एक छात्रा थी जो बेहोश हो गई थी, उसको अस्पताल ले जाया गया था। ठीक होने के बाद उससे ये कहा गया कम से कम 1 हफ्ते का रेस्ट किया जाए। उसके बावजूद आज 3 दिन के बाद वो अपने विद्यालय आ गई। विद्यालय जब वो आज पहुंची है तो दूसरे ही पीरियड में वो फिर बेहोश हो गई। तो ये स्थितियां हैं कि अभिभावकों को भी जागरूक बनना पड़ेगा कि जब तक बच्चे की तबीयत पूरी तरह ठीक ना हो जाए, वो भी जागरूक बनना पड़ेगा। और जो स्थितियां वो देखी जा रही है, फिलहाल गर्मी के कारण ऐसी स्थिति निकलकर सामने आ रही। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। और वहीं हापुड़ से आपको एक खबर बताने जा रहे हैं, जहां पर के न्यूज़ की खबर का असर भी देखने को मिला है। खबर चलने के बाद असर
होटल में मारपीट करने का मामला और 2 नामजद सहित अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है और फरार आरोपियों की तलाश भी की जा रही है। इससे पहले के न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया था। होटल में दबंगों की दबंगई देखी गई थी और मारपीट का ये वीडियो सीसीटीवी में कैद हुआ। साथ ही होटल आए लोगों में भी अफरा तफरी देखी गई। के न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया और असर भी देखने को मिल रहा है। अनुज चौधरी इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुज, जिस तरह से देखा जा रहा है कि के न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया था, एक होटल में दबंगों की दबंगई देखी गई और अब आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। पूरी जानकारी विस्तार से बताइए। जी गरिमा जी, मैं बताना चाहूँगा के न्यूज की खबर का। अनुज, यहाँ पर वंदना बोल रही हूँ। जी वंदना जी, मैं बताना चाहूँगा कि जनपद हापुड़ में के न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। होटल में मारपीट की वीडियो कैमरे में कैद हो गई थी। दो के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। गढ़ पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। फरार आरोपियों की लगातार दबिश दी जा रही है और तलाश में जुटी पड़ी है। तो गढ़ कोतवाल जल्द से जल्द इन आरोपियों को गिरफ्तार कर लेंगे। बहुत शुक्रिया अनुज पूरी जानकारी साझा करने के लिए। और कासगंज से खबर, 10 साल की नाबालिग से दुष्कर्म और गांव के बाहर बकरियों को चराने गई थी बच्ची और मौके पर पहुंचकर आरोपी ने बनाया हवस का शिकार। घर पहुंचकर बच्ची ने परिजनों को पूरी आपबीती बताई है। वहीं पुलिस से मिलकर परिजनों ने न्याय की गुहार लगाई। सीओ सदर ने पीड़िता के घर पहुंचकर मामले को संभाला है। बच्ची को सीएचसी अशोक नगर में भर्ती कराया। बच्ची को आगरा मेडिकल कॉलेज के बाद रेफर भी कर दिया। आरोपी मुनीश के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी गई है और कासगंज कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। रात में मुझे पता चला कि एक बच्ची आई थी, लगभग 11-12 के बीच में, जो शायद रेप की केस थी और उसको ब्लीडिंग हो रही थी, जिसके चलते यहाँ से प्राइमरी ट्रीटमेंट दे करके आगरा के लिए रिफर कर दिया गया कि फर्दर मैनेजमेंट उसका प्रॉपरली हो सके। कोतवाली क्षेत्र में एक 10 साल की बच्ची के साथ 20 साल के युवक ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। आपको बता दें, बच्ची अपनी बकरियों को लेकर खेत में गई थी। उसी समय युवक ने उसके साथ दुष्कर्म किया। बच्ची जब घर पहुंची, उसने अपने परिजनों को बताया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्ची को सीएचसी अशोक नगर में भर्ती कराया, जहां से चिकित्सकों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए आगरा के लिए रेफर कर दिया है। वहीं पुलिस युवक की तलाश में जुटी हुई है। कासगंज से के न्यूज़ इंडिया के लिए प्रशांत सोनी। और प्रशांत सोनी हमारे साथ इसी खबर को लेकर के जुड़ चुके हैं। प्रशांत, क्या अपडेट अभी तक का मिल पा रहा है आपको? जी वंदना, आपको बता दो बिल्कुल कि गांव में इस समय जो बच्ची थी, इसको आगरा रेफर किया गया था। उसको आगरा में उसका उपचार चल रहा है और डॉक्टरों ने भी उसको कम से कम 6 दिन के लिए ऑब्जेक्शन में रखा है कि 6 दिन के बाद ही उसको बता सकते हैं। वहीं पुलिस ने बताया है कि आरोपी लगातार तलाश की जा रही है। आरोपी एक गाँव का ही रहने वाला है, मुनीश कुमार नाम है और 20 साल का आरोपी है। पुलिस लगातार उसके घर के दबिश दे रही है। जी वंदना, बहुत शुक्रिया प्रशांत पूरी जानकारी देने के लिए। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हापुड़ से है खबर। डीआईजी मेरठ जोन कलानिधि नैथानी की कार्रवाई देखी जा रही है। अवैध शराब बिक्री पर कलानिधि नैथानी की ये बड़ी कार्रवाई। और वहीं लापरवाही बरतने पर चौकी इंचार्ज विनोद कुमार निलंबित किए गए। बीट कांस्टेबल कपिल देव को भी निलंबित किया गया है। शराब तस्कर धर्मवीर पर मेहरबान थे पुलिसकर्मी। दरोगा सिपाही पर शराब तस्कर को छोड़ने का आरोप और स्वाट टीम ने बरामद की थी 2 पेटी अवैध शराब।
एसपी ज्ञानंजय सिंह ने जांच के बाद कार्रवाई की। थाना सिंभावली में तैनात थे दरोगा और विनोद सिपाही कपिल भी। कानपुर के हैलट अस्पताल में सीनियर सिटीजन मरीजों के लिए राहत भरी खबर है। जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर संजय काला ने बेहतर चिकित्सा सुविधा देने के निर्देश जारी किए हैं। अस्पताल के प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर आर.के. सिंह ने बताया कि ओपीडी परिसर में दवाइयों के लिए एक नया काउंटर बनाया जा रहा है, जहां केवल सीनियर सिटीजन और दिव्यांग मरीज दवा ले सकेंगे। इससे बुजुर्ग मरीजों को अलग अलग काउंटरों पर भटकना नहीं पड़ेगा। इसके साथ ही ओपीडी में सीनियर सिटीजन मरीजों की मदद के लिए विशेष कर्मचारी भी तैनात किए जाएंगे, जो उन्हें डॉक्टर तक पहुंचा सकेंगे। इस नई व्यवस्था से कानपुर और आसपास के जिलों से आने वाले बुजुर्ग मरीजों को काफी सुविधा भी मिलेगी। अभी हम लोगों ने अपनी एक नई ओपीडी रजिस्ट्रेशन काउंटर शुरू किया है, जो गेट नंबर 2 के पास में शुरू किया गया है। तो उसमें 8 काउंटर हैं और सभी मरीजों को वहाँ पर पर्चा बनवाने की सुविधा उपलब्ध है। और जो हमारे दिव्यांग या वरिष्ठ वो हैं, उनको ओपीडी के अंदर ही पर्चा बन जाएगा उनका, और वहाँ भी बनाना चाहें तो वहाँ भी बन जाएगा। और साथ में जो स्टाफ है या और अपने हमारे पत्रकार बंधु हैं या और दूसरे जो लोग हैं, उनके लिए भी अलग से काउंटर बना दिया है। सारिका गुप्ता हमारे साथ इसी खबर पर है। सारिका, बुजुर्ग मरीजों के लिए एक अलग से कर्मचारियों की तैनाती की गई है। सीनियर सिटीजन को दवा लेने में इससे आसानी भी होगी। एक राहत भरी खबर भी कानपुर से देखी जा रही है। बिल्कुल वंदना, मैं बता दूं, जिस तरीके से कानपुर का एलएलआर हॉस्पिटल यानी कि हैलट हॉस्पिटल जो है वो बहुत बड़ा है, सरकारी है, और कहीं ना कहीं कानपुर के साथ साथ जो कानपुर से सटे हुए जिले हैं आसपास के, वहाँ के भी जो मरीज हैं वो यहाँ पर आते हैं। उनका रोजाना हजारों की संख्या में यहाँ पर जो मरीज हैं वो उपचार के लिए आते हैं। तो ऐसे में जो जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य हैं डॉक्टर संजय काला, उन्होंने एक आदेश जारी कर दिया है और उन्होंने एक व्यवस्था कर दी है सीनियर सिटीजन और दिव्यांगों के लिए। साथ ही कि उन्होंने एक दवा का भी काउंटर ओपन कर दिया है। अब लोग जो सीनियर सिटीजन होंगे उनको चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा, उनका पर्चा ओपीडी में ही बनाया जाएगा। और जितने भी एचओडी हैं उनको ये निर्देश दे दिए गए हैं। साथ ही कई कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी जो सीनियर सिटीजन को डॉक्टर तक लेके जाएंगे, और साथ ही वहीं जो काउंटर नया बनाया जाएगा वहां से वो दवाइयां ले सकेंगे। तो जो पर्चा बनाने के लिए काउंटरों में जाकर लंबी लंबी कतारों में लगना पड़ता था, अब उससे सीनियर सिटीजन को छुटकारा मिल चुका है। बहुत शुक्रिया सारिका पूरी जानकारी देने के लिए। खबर गाजियाबाद से, जहां गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा 27 जुलाई 2025 को देखा जा रहा है ग्रीनथॉन रन फॉर ग्रीन गाजियाबाद का आयोजन किया जाएगा। यह कार्यक्रम विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस के अवसर पर मनाया जाएगा और एक पेड़ एक दौड़ मां के नाम थीम के साथ होगा। कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जोरों पर। प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अतुल वत्स ने के न्यूज़ संवाददाता जयवीर मावी से बातचीत करते हुए बताया कि यह उत्तर प्रदेश का पहला आधिकारिक हाफ मैराथन कार्यक्रम होगा, जिसमें 21, 11 और 5 किलोमीटर की दौड़ आयोजित की जाएगी। दौड़ में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को टी शर्ट, प्रशस्ति पत्र और विजेताओं को पुरस्कार व प्रमाण पत्र भी दिए जाएंगे। आज कार्यक्रम की टी शर्ट का अनावरण उपाध्यक्ष अतुल वत्स द्वारा किया गया और इस आयोजन में प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि, समाजसेवी और छात्र छात्राएं भी आमंत्रित रहे।
और मऊ के नवीन सब्जी मंडी में 70 वर्षीय वृद्ध महिला का संदिग्ध अवस्था में शव पाया मिला और मृतका ख्वाजा जहांपुर की निवासी थी। पुलिस ने प्रारंभिक जांच में बलात्कार के बाद हत्या की आशंका जताई और गले में रस्सी का टुकड़ा भी मिला है। सूचना पाकर पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। सीओ अंजनी कुमार पांडे ने मामले की पुष्टि की है। फल मंडी मऊ में जो कि थाना कोतवाली के अंतर्गत पड़ता है, वहां से एक सूचना प्राप्त हुई सुबह की। एक महिला की शव जो है संदिग्ध अवस्था में पड़ी हुई है। मौके पर तत्काल थाने की टीम पहुंची, वहां पर फॉरेंसिक टीम भी जो है पहुंची और उच्च अधिकारियों द्वारा इस जगह का जो है कि विजिट किया गया। जो प्रथम दृष्टया मामला निकल कर आ रहा है कि मृत्यु संदिग्ध है, क्योंकि गले में रस्सी भी लिपटी थी, तो लिहाजा पूरे जो मौके के जो साक्ष्य हैं उसको जुटा लिया गया है। और एक खबर जहां जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी ने ग्राम और खंड मोहम्मद पहुंचकर स्मारक स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित की और शहीदों के इतिहास की जानकारी ली। इसके बाद उन्होंने का चक्र लिया, जहां 24 में से 21 छात्र उपस्थित पाए गए। पानी की टंकी का भी जायजा लिया है। और वही खबर बताने जा रहे हैं। 2 दिवसीय दौरे पर किशनगंज पहुंचे बिहार के महामहिम राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने जामिया आयशा अल इस्लामिया परिसर में छात्रावास का शिलान्यास किया है। इस मौके पर उन्होंने बेटियों को प्रमाण पत्र देकर उनका हौसला भी बढ़ाया और सभा को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ अभियान की सराहना की और कहा कि शिक्षा ही सबसे बड़ी पूंजी है। उन्होंने इस्लाम धर्म की इंसानियत पर भी आधारित शिक्षाओं की चर्चा करते हुए समाज में एकता और भाईचारे का संदेश दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर अफसर आलम ने किशनगंज में यूनिवर्सिटी की शाखा खोलने की भी घोषणा की है। हिजाब पे नहीं, मैं बच्चियों को ये चाहता हूँ कि आसमान सीमा है, उन्हें हर चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए। आज हमारी बच्चियाँ फाइटर पायलट हैं, हमारी बच्चियाँ एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, हमारी बच्चियां पुलिस प्रशासक हैं। वो आपको उनका कुल माहौल वो बनाना पड़ेगा। ये लड़की भाग के क्रिमिनल को पकड़ेगी तो इसका ड्रेस भी वो होना चाहिए कि जहां इसको भागने में परेशानी ना हो। ऐसा है कि मैं भी किशनगंज से ताल्लुक़ रखता हूँ और मेरे वालिद भी माशाल्लाह एक सरकारी नौकरी में थे। तो ऐसा है कि उस ज़माने में लोग नहीं पढ़ते थे, लेकिन अब ये चीज़ बदलाव तो आया है, लोग जी साक्षर हो रहे हैं। क्या लोगों को संदेश देना चाहेंगे? हम यही कहेंगे कि पढ़िए और समाज के लिए कुछ कीजिए। किशनगंज नगर परिषद की गिरती स्वच्छता रैंकिंग को लेकर अब शहर में चर्चाओं का दौर तेज हो चुका है। हाल ही में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार नगर परिषद की रैंकिंग वर्ष 2022 में सीमांचल में शीर्ष पर थी, लेकिन अब यह राज्य में 53वां और देश भर में 660वें स्थान पर पहुंच गई है।
इसी मुद्दे पर समाज सेवी इम्तियाज नसर ने एक प्रेस वार्ता कर नगर परिषद अध्यक्ष इंद्रदेव पासवान पर आरोप लगाते हुए कहा कि वे केवल चौमुखी विकास का दावा करते हैं, जबकि जमीनी हकीकत कुछ और ही है। वहीं समाज सेवी दीपचंद रविदास ने नगर परिषद पर दिखावटी काम करने का आरोप लगाते हुए अध्यक्ष से इस्तीफे की मांग की और इन आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए नगर परिषद अध्यक्ष इंद्रदेव पासवान ने सभी आरोपों को खारिज किया है और कहा है कि शहर में विकास कार्य लगातार जारी है और रैंकिंग सुधारने के लिए प्रयास भी किए जा रहे हैं। बहुत जगहों में विकास हो रहा है, जिसका नाम जो चीज अभी काम चल रहा है, नाला का हो या रोड का हो। मैं दिखा दूं कि आप 3 साल से आप लगातार अगर काम कहीं चल रहा है तो आपका काम खत्म क्यों नहीं हो रहा है। आप लगातार कह रहे हैं कि यहाँ काम चल रहा है, वहाँ काम चल रहा है, तो सर्वे रिपोर्ट में आना चाहिए ना। मैं रिपोर्ट के मुताबिक मैं कह रहा हूँ सर, ये सच्चाई है नगर परिषद का। सिर्फ झूठ ढोंगी और सिर्फ झूठा वादा करते हैं और नगर परिषद के जनता का टैक्स का पैसा से सिर्फ अपने परिवार, अपने ऊपर और अपने जो कुछ दलाल जो साथ में इर्द गिर्द में रहते हैं, सिर्फ उन लोगों का सिर्फ अय्याशी करने का काम होता है, इसके दौरान कुछ नहीं। सुपौल जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ा कदम उठाते हुए जिलाधिकारी सावन कुमार ने ICDS कार्यालय में अचानक छापेमारी कर दी। इस दौरान DPO शोभा सिन्हा और कंप्यूटर ऑपरेटर चंदन कुमार को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। नवनियुक्त LS से घूस लेने की सूचना पर कार्रवाई की गई। छापेमारी में नगद राशि भी बरामद हुई और जिसकी जांच जारी है। SP शरद RS ने मौके पर पहुंचकर मामले की गहनता से जांच शुरू की और दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पुलिस और प्रशासन संयुक्त रूप से आगे की कार्रवाई भी कर रहे हैं। ICDS में घूसखोरी की शिकायतें पुरानी हैं, लेकिन इस घटना ने भ्रष्टाचार को लेकर प्रशासन में हड़कंप भी मचा दिया है। आज जो है जो नवनियुक्त LS है, लेडी सुपरवाइजर, उनको बुलाया गया है कार्यालय में 25,000 रुपया लेकर, अन्यथा उसकी बहाली को रद्द कर दिया जाएगा। तो मुझे सूचना प्राप्त हुई और फिर उस अनुसार मैंने इसके साहब से रिक्वेस्ट किया, फिर अपने अनुमंडल पदाधिकारी BDO को बुला करके जैसे ही वो जो संबंधित LS आई है वो पैसा दी है, कुछ उनके कार्यालय में और कुछ जो एक ऑपरेटर है चंदन नाम का, उनके पॉकेट्स में मिला है। और चंदन ने भी पूछताछ में बताया है कि उन्हें DPO ICDS के द्वारा बोला गया है राशि लेने के लिए। तो ये एक गंभीर अनियमितता है, इसके आरोप में उस पर समुचित कार्रवाई की जा रही है। और वहीं ईडी ने जीरकपुर स्थित मोटिया बिजनेस पार्क और मैक्सन सेलिब्रेशन प्रॉपर्टीज में चल रही 3 IT कंपनियों लक्षित भारत प्रबंधन हब और टेरा पार्क प्राइवेट लिमिटेड पर छापेमारी कर दी। सूत्रों के मुताबिक ये कंपनियां तकनीकी सहायता सेवाओं के नाम पर विदेशी ग्राहकों से धोखाधड़ी कर रही थी। ईडी ने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कॉल रिकॉर्डिंग्स की जांच की, जिसमें टेक फ्रॉड की पुष्टि हुई। कार्रवाई के दौरान CRPF जवान भी तैनात रहे। फिलहाल किसी अधिकारी ने आधिकारिक बयान नहीं दिया है। और खबर गुरदासपुर से, जहां पुलिस ने स्पेशल ब्रांच के साथ मिलकर अवैध हथियारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की और करते हुए अमृतसर निवासी बॉबी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी के कब्जे से 32 बोर की पिस्तौल व मैगजीन आदि बरामद कर ली है। पूछताछ में मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने उसके साथ ही रिसर्व और रिशु के पास से 3 पिस्तौल, 6 मैगजीन और 50 राउंड कारतूस बरामद किए। पुलिस पकड़े गए दोनों आरोपियों से आगे पूछताछ भी कर रही है। सर हाँ जी करो सर और इसी बीच कानपुर से आ रही है खबर, बता देते हैं आपको। कानपुर से घाटमपुर बस स्टैंड पर CNG बस चालकों का आतंक। कानपुर से ये खबर, सड़क पर सवारियां भरते समय लंबा जाम लग रहा है और वहीं रोजाना फंसते हैं एम्बुलेंस, मरीजों को परेशानी का सामना भी करना पड़ता है।
दुकानदारों का धंधा चौपट, व्यापारियों में नाराजगी भी देखी जा रही है। रोजाना एम्बुलेंस फंसती है जिसके कारण मरीजों को समस्याएं होती हैं, लेकिन दुकानदारों का धंधा भी चौपट इस दौरान देखा जा रहा है और नाराजगी भी व्यापारियों में देखी जा रही है। विरोध करने पर बस चालक गुंडागर्दी करने के लिए आमादा हो जाते हैं। तो कानपुर के घाटमपुर से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां पर सीएनजी बस चालकों का आतंक देखा जा रहा है। बसें बाहर खड़ी करते हैं, अंदर इतनी बड़ी जगह खाली जगह पड़ी है, वहाँ पर नहीं खड़ी करते। सवारियां चढ़ने में उनके चोट लग जाती है, गिर पड़ती है सवारियां चढ़ने में। अंदर खड़ी करें, सवारी आराम से चढ़ जाए। एसडीएम घाटमपुर से भी कई बार बात हो चुकी, विधायिका जी से कह चुके हैं हम। यहाँ के व्यापारी बहुत परेशान है, वहाँ जो दुकानें बस स्टॉप अगल बगल वो भी परेशान है इनसे। इनकी गुंडागर्दी है सीएनजी वालों की, हर कोई इनके तरफ से है, सारे दुकानदार तरफ से हैं। जो भी दुकानदार इनको मना करता है ये उनसे बहस करते हैं, लड़ने को उतारू हो जाते हैं और इन्हीं की वजह सारा जाम लगता है। पुलिस भी परेशान है इनसे, होम गार्ड लगे इतना सारा दिन भगाया करते हैं, फिर भी इनके कोई फर्क नहीं पड़ता है। रायपुर से खबर, पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने पीएम को पत्र लिखा है। उपराष्ट्रपति पद के लिए छत्तीसगढ़ के व्यक्ति को वरीयता देने की मांग की। पत्र में छत्तीसगढ़ भाजपा पद के योग्य कई नेता होने का दावा किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के पत्र को लेकर के राजनीतिक हलके में चर्चा काफी तेज देखी जा रही है। तो पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने पीएम को पत्र लिखा है और पत्र में छत्तीसगढ़ भाजपा में पद को लेकर के बताया कि कई योग्य लोग हैं और इस पत्र को लेकर के राजनीतिक हलके में भी चर्चा काफी तेज हो चुकी है। अंबिकापुर से खबर बता देते हैं आपको, जहां पर सरगुजा में बारिश का कहर जारी है और घुनघुट्टा डैम में बनी ओवरफ्लो की स्थिति। आनन फानन में डैम खोले गए सभी 8 गेट डैम के और 13 साल बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि जो सभी गेट एक साथ खोल दिए गए हैं। 509 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया जा रहा है। तो 13 साल पहली बार देखा जा रहा है। 13 साल बाद ये पहली दफा है जब एक साथ सभी डैम के गेट खोल दिए गए हैं। और देहरादून से इस बीच आपको बड़ी खबर बताने जा रहे हैं, जहां पर सीएम धामी का बड़ा एक्शन देखा जा रहा है। देहरादून से बड़ी खबर, सीएम धामी का बड़ा एक्शन। सीएम धामी के आदेश पर डीएम निलंबित किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तराखंड के लिहाज से बड़ी खबर, अधिकारियों को गुमराह करने का आरोप और जिलाधिकारी पर एक्शन लेते नजर आए हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। डीएम और मुख्य अधिवक्ता की रिपोर्ट पर कार्रवाई हुई थी और डीएम और मुख्य अधिवक्ता की रिपोर्ट पर कार्रवाई, बड़ा एक्शन देखा जा रहा है। पुष्कर सिंह धामी का आदेश के बाद भी समय पर काम नहीं हुआ, जिसके चलते निलंबित कर दिए गए। शराब दुकानों की शिफ्टिंग में गोलमाल देखा गया, तमाम वजहें रही और इसी के साथ ही आबकारी विभाग में हड़कंप की स्थिति बन चुकी है। देहरादून से खबर, सीएम धामी का बड़ा एक्शन, समय पर एक्शन न लेने की वजह से सीएम धामी नाराज हुए हैं डीएम पर। अंबिकापुर से खबर, बकरी चोर की गुस्साई भीड़ ने पिटाई कर दी है।
बकरी को बिस्किट खिलाकर ले जा रहा था चोर। चोरों को लोगों ने पकड़कर जमकर पिटाई कर दी। महामाया पारा का बताया जा रहा मामला, जहां पर बकरी चोर की पिटाई की गई है। कोतवाली थाना क्षेत्र की ये घटना बताई जा रही है। और धमतरी शहर के बांसपारा नंदी चौक में बीती रात करीब 8 बजे चाकूबाजी की एक और घटना सामने आई। खबर रायपुर से, जहां पुलिस ने सिविल लाइन क्षेत्र स्थित शोभा टेलीकॉम नाम से संचालित दुकान का ताला तोड़कर की गई लाखों की चोरी का खुलासा किया। पुलिस ने चोरी के इस मामले में नवीन पिंजानी व शेख इमरोज सहित 2 अन्य नाबालिगों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपियों ने 87 मोबाइल फोन, नकदी बिल व रजिस्टर आदि चोरी किए गए थे और नागपुर भागते वक्त पुलिस ने तीनों को ट्रेन से गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों से आगे की पूछताछ की जा रही है। खबर राजनांदगांव से, जहां पूर्व विधायक चन्नी साहू ने आज खाद की कमी को लेकर के विरोध जताया है। उन्होंने खाली बोरा लेकर अपने समर्थकों के साथ सांसद कार्यालय का रुख किया और खाद की समस्या पर ज्ञापन सौंपा। चन्नी साहू ने कहा कि बारिश का समय है और किसानों को खाद की सख्त जरूरत है, लेकिन खाद सोसाइटी में उपलब्ध नहीं हो रही है। बाजार में खाद महंगे दामों पर बिक रही है और कालाबाजारी भी हो रही है। उन्होंने प्रशासन से 1 सप्ताह के अंदर खाद उपलब्ध कराने की मांग की और चेतावनी भी दी कि यदि समस्या का समाधान नहीं हुआ तो किसान आंदोलन पर उतर आएंगे। आप सब जानते हो कि अभी खेती बाड़ी के दिन है और खेती बाड़ी के दिन में किसान की ही बात हमन करे जाता ना। और आज किसान मन समय में खेती करे बर उमला खाद नहीं मिल पाती। खाद मिलत है तो डबल और टिबर रेट में, वो भी भाजपा से जुड़े उकर व्यापारी मन ह। यूरिया ला हमन सरकारी रेट में कितना मिले थे 267 रुपया, DAP 1300 रुपया। 1300 के खाद ला किसान मन 2000 में ले थे और 267 रुपया खाद ला 800 रुपया मिले थे। वही ला संकेत दे बर, यही ला बताए बर, यही चीज ला चेताए बर हमन ह सांसद जी के कार्यालय में आहन, ताकि समय में किसान मन ला खाद दे। अगर समय में खाद नहीं मिल पाई तो किसान अच्छा से खेती नहीं कर पाए। और खबर कांकेर से, जहां पंखाजुर पुलिस ने श्रीराम फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के सेल्स एग्जीक्यूटिव प्रसेनजीत बाला उर्फ मिलन बाला को धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने 54 ग्राहकों से लगभग 32 लाख रुपए की धोखाधड़ी भी की थी, जिसमें से 14 लाख रुपए की राशि पहले ही रिकवर की जा चुकी है। प्रसेनजीत बाला फर्जी रसीद बना करके ग्राहकों को ठगता था। पंखाजुर थाना क्षेत्र में दर्ज इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। पुलिस को मामले में और भी आरोपियों के सामने आने की आशंका भी है। श्रीराम फाइनेंस कंपनी के द्वारा एक आवेदन लाकर के दिया गया, जिसमें अपने पूर्व कर्मचारी प्रसेनजीत बाला उर्फ मिलन भावेश
पखंजूर का रहने वाला है, उसके द्वारा लगभग 32,40,000 रुपया गबन कर दिया गया, जिसमें से कुछ पैसा उनके द्वारा वापस किया गया और लगभग 18,22,419 रुपया का धोखाधड़ी करके गबन करने का आरोप आवेदन दिया गया था, जिस पे जांच किया गया। जांच पर पता चला कि कस्टमर थे जो स्कूटी, मोटरसाइकिल जो फाइनेंस कराते थे या अन्य जो गाड़ियां फाइनेंस कराते थे, उनको ये प्रसन्नजीत बाला के द्वारा स्वयं जो है पैसा उनसे जो EMI होता था उसको ले लिया जाता था और उस राशि को अपने बैंक में जो श्री राम फाइनेंस के उसके अकाउंट में जमा न करके अपने स्वयं के उसमें जमा कर दिया जाता था। और खबर रायबरेली से आ रही है, बता देते हैं रायबरेली से एक खबर। निजी नर्सिंग होम में मरीज की संदिग्ध मौत हुई है। खबर रायबरेली से, मरीज की संदिग्ध मौत, परिजनों ने इलाज में लापरवाही का गंभीर आरोप भी लगाया है। और साथ ही डॉक्टर SM सिंह ऑर्थोपैडिक सेंटर का प्रशासन फरार है। मौत के बाद अस्पताल प्रशासन मौके से फरार हो गया है। रायबरेली से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां पर मरीज की संदिग्ध मौत हो गई है। कूल्हे के ऑपरेशन के लिए मरीज को अस्पताल में भर्ती कराया गया था और वही 22 जुलाई को निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया था, जहां पर मरीज की संदिग्ध स्थितियों में मौत हो गई। 23 जुलाई को मरीज बलवीर सिंह का ऑपरेशन हुआ था। केशवानंद शुक्ला हमारे साथ इसी खबर पर है। केशवानंद, क्या है पूरी जानकारी, मामला क्या है पूरा, और विस्तार से जानकारी दीजिए। देखिए, बिल्कुल आपको बता दें, पूरा मामला रायबरेली जिले के शहर कोतवाली क्षेत्र के जेजे प्लाजा के पास स्थानीय जो है डॉक्टर SM सिंह ऑर्थोपैडिक हॉस्पिटल का है, जहां पे मरीजों की परिजनों की अगर माने तो कूल्हे का ऑपरेशन के लेकर के जो है यहाँ पे मरीज को एडमिट कराया गया था, जिसपे जो है मरीज को ऑपरेशन के लिए जो है ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया है। वहाँ पे उसका कूल्हे का ऑपरेशन किया गया, उसके बाद उसकी हालत बिगड़ती है और उसकी मौत हो जाती है। वही परिजनों ने आरोप लगाते हुए बताया है कि मौत के बाद जो है जो अस्पताल प्रशासन है वो अस्पताल में ताला बंद करके जो है अस्पताल परिसर से फरार है। डॉक्टर ने किसी को फिलहाल को मुलाकात नहीं की है। वहीं मृतक के जो है शव रख करके जो है परिजनों ने जम करके हंगामा काटा है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रायबरेली में देखा जाए तो आए दिन जो है निजी जो नर्सिंग होम है वहाँ पे मरीजों की जो है मौत है वो लगातार कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है। इस ओर जो स्वास्थ्य महकमा है वो काफी लचर की कार्यशैली इस ओर दिखाई दे रही है। अब देखने वाली बात होगी वंदना की इस घटना के बाद क्या स्वास्थ्य महकमा कार्रवाई करता है। बिल्कुल केशवानंद, ये देखने वाली बात होगी कि क्या स्वास्थ्य महकमा इस पर कार्रवाई करता है। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। मामला ये हुआ कि उनको परसों जो है कमर से गुल्ला उतर गया था, तो उनको परसों जो है डॉक्टर SM सिंह के यहाँ दिखाया गया, तो उन्होंने कहा कि भर्ती करने की आवश्यकता है और इनको भर्ती कर लिए। तो बोले ऑपरेशन से सही कर देंगे, तो उन्होंने ऑपरेशन से करने का कहा, तो हम लोगों ने कहा ऑपरेशन कर दीजिए। ऑपरेशन किया इन्होंने। ऑपरेशन करने के बाद जो है इनको थिएटर में ले गए और ले जाने के बाद ऑपरेशन किया। बोले ठीक है इनको आराम मिल जाएगा। उसके बाद इन्होंने थोड़ा बहुत हाथ पैर हिलाया। ये हम नहीं कहते कि मर ही गए थे, हाथ पैर हिला रहे थे, लेकिन ये पूर्ण तरह से दोबारा बात नहीं कर पाए हम लोगों से। उसके बाद जो है अब रात के 12 बजे जब हम लोगों को कुछ लगा दिक्कत, तो इनको चिल्लाना शुरू किए कि हमें रिफ़र कर दो, हम लखनऊ ले जाएंगे, कहीं के लिए रिफ़र करो। इन्होंने कहीं के लिए नहीं रिफ़र किया और आज हमारा सवेरे जो है मरीज डेड कर गया। और डेड करने जब हम लोग अपनी सत्यता की आवाज़ उठाए तो नर्सिंग को छोड़ के भाग गए। और बुलेटिन फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।